क्या शाहिद आफरीदी आज भी वही हैं जो उस वक्त थे? शाहिद अफरीदी बहुत आगे जा चुके हैं। माशाल्लाह। यकीनी बात है कि माशाल्लाह एक लेजेंड बन चुके हैं और जो कुछ भी उन्होंने परफॉर्म किया उससे हटकर जो उन्होंने सोशल वर्क शुरू किया है, हाँ। उस हवाले से माशाल्लाह वो एक अपने ख़ास मुकाम पर हैं। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब 96 में उन्होंने 23 सेंचुरी बनाई थी, 37 बॉल्स पे आई थी, उसके बाद से ही उनका रूल शुरू हो गया था। और मुझे याद है कि 2 क्रिकेटर थे जिनको लोग मिलना चाहते थे, जिनसे कह लें कि इंटरव्यू करना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी इतना आसान नहीं था उनके लिए। हाँ। उनमें एक शाहिद आफरीदी थे और दूसरे शोएब अख्तर थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे मतलब ये भी इजाज़त से लगा कि मैंने इन दोनों का कंबाइंड इंटरव्यू भी किया है। क्या बात है, जो क्या हमारा एक फीचर कहलाता था, जिसमें हम 2 प्लेयर्स को आमने सामने बिठाते थे, फिर उनसे क्वेश्चंस होते थे। तो बहुत अच्छा मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा। लेकिन आप इस लिहाज से अगर बात करें कि अफरीदी में कोई चेंज आया, हाँ। तो यकीनी बात है बहुत बड़ा चेंज आया। यानी आज अगर आप किताब लिखना चाहें दोबारा से उनके ऊपर तो वो थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है? यकीनी बात है अब उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन अब वो सोशल वर्क कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके टूर्स होते हैं, सारा कुछ होता है। इस लिहाज से मुश्किल होगी। अब ये कहें कि उनको एक्सेस करना कितना मुश्किल है, तो यकीनी बात है वो भी मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त उनका सिर्फ फोकस क्रिकेट था। वो क्रिकेट खेलते थे, टीम आती थी लाहौर, पल कॉन्टिनेंटल में स्टे करते थे, उससे पहले सनफोर्ड लिबर्टी में टीम स्टे करती थी, तो वहाँ उनके पास ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी, यानी कि क्रिकेट खेलना, प्रैक्टिस के लिए जाना। तो उस वक्त मेरा ख्याल टाइम था अफरीदी के पास आज की निस्बत ज़्यादा। हाँ। लेकिन ये था कि उस वक्त भी बहुत कम लोग थे जो अफरीदी को इंटरव्यू कर पाते थे। इवन मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चंद बड़े अखबारात भी मुश्किल से ही उनको एक्सेस कर पाते थे, क्योंकि अफरीदी ऐसा नहीं था कि जो हर एक से मिलना चाहता हो या इंटरव्यू देना चाहता हो। तो उनके साथ साथ दूसरे क्रिकेटर हैं, उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा। और हमारे पैनल में हाफिज़ इमरान साहब हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह जानते हैं इन चीज़ों को। नहीं, एक तो है ये कैसर साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ। ये मेरे अव्वलीन उस्ताद हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे। और आज अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, तो इब्तदाई तौर पर सबसे पहले अगर जिन्होंने मुझे मौका दिया था तो वो कैसर साहब थे। बहुत कम वक्त गुजरा, फिर ये कनाडा चले गए और अभी इन्होंने शाहिद की आफरीदी साहब की बात की है। एक अब्दुल रज़ाक का भी इंटरव्यू हुआ था किसी अदाकारा के साथ, आपने वो भी वो ज़रा कहानी सुनाए ना कैसे। खतरनाक इंटरव्यूज करते रहे। असल में देखें ना, ये सब चीज़ें करने और ये जो साहब बैठे हुए हैं दरमियान में मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मंगनी या शादी भी कवर की हुई है उन्होंने। अरे क्या बात है, उसकी तस्वीरें तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर शेयर की जाए। ज़रूर, बिल्कुल। तो इसमें आपसे ने बात की, मेरा ख्याल मैं पहले स्टार्ट थोड़ा सा इनसे लूँ। माशाल्लाह आज इनको इस लेवल पे देख के, इस मुकाम पे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। माशाल्लाह। मुझे तकरीबन 22 साल हो गए, मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, कनाडा में रहता हूँ, और बहुत पुरानी यादें हाफिज़ साहब के साथ हैं। लेकिन मुझे इनकी जो सबसे अच्छी बात लगती है ना, कि ये उस चीज़ को याद रखते हैं। हाँ। किया तो आपने बहुत से लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस चीज़ को याद रखते हैं, और उन्हीं को अल्लाह ताला बहुत अच्छा मुकाम देता है, तरक्की भी देता है। वो बल्कि यहाँ पे मैं वो थोड़ा सा कह लें लाइट से अंदाज में एक चीज़ शेयर करता हूँ। तो वो एक ये कह लें तालीमी सेशन ख़त्म हुआ, तो टीचर ने तमाम स्टूडेंट से मतलब वो बातचीत कर रहे थे, तो एक स्टूडेंट ने उनसे कहा कि सर बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो टीचर ने कहा कि यार आप सिर्फ इतना करना, किसी को ये ना बताना कि मैं आपका टीचर था। तो मतलब ये कि वो टीचर स्टूडेंट्स बहुत उनको तंग करते थे, या उसमें तो टीचर ने कहा किसी को ये ना बताना। लेकिन मैं आप सब के मुतालिक मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये बताएं कि मैंने मेरा कुछ ताल्लुक़ रहा उसमें। तो ये इनकी ग्रेटनेस है। एक तो पहली ये बात है, और दूसरी बात ये है कि देखें जो क्रिकेटर है ना हमारे, जितने भी शाहिद अफरीदी हैं, जो भी हैं, इन्होंने अब्दुल रज़ाक की बात की, बल्कि वो आजकल तो सिलेक्शन कमेटी में भी है मेरा अब्दुल रज़ाक। बिल्कुल। और आपकी दुआओं से जी मैंने अपने चैनल के लिए उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है, मतलब उनसे रब्ता रहता है अब्दुल रज़ाक से, यूसुफ से भी, सब लोगों से। माशाल्लाह। तो उसमें ये था कि हमारा फैमिली मैगज़ीन था, उसमें हम लोग सेंटर पेज पे एक्सक्लूसिव जो कवरेज होती थी ना वो करते थे। हाँ। और टाइटल तो बहुत ही एक्सक्लूसिव होता था किसी का ना, क्रिकेटर्स को बाज़ का जब हम इनके कंबाइन इंटरव्यूज़ करते थे ना, जैसे शोएब का, शाहिद का, अज़हर का, यूसुफ का इंटरव्यू मैंने कंबाइन किया, तो उसमें भी वो एक इनसेट लगता था, यानी मेन तो मॉडल होती थी और उसके साथ इनसेट होता था क्रिकेटर्स का भी। लेकिन ये था, ये एक वो टाइटल था जिसमें अब्दुल रज़ाक का फुल टाइटल लगा था। हाँ। और उसके बाद वो ये कि मैंने 2 अदाकाराएँ थी, एक थी खुशबू, मेरा ख्याल अभी भी आजकल वो यहाँ स्टेज वगैरह करती हैं, और एक और थी सोबिया।
तो मैंने इनसे बात की कि आपको इनके साथ बिठाना है। क्रिकेटर्स के साथ तो आप बैठते हैं तो थोड़ा सा ये मतलब हो कि इनके साथ बैठ के गपशप हो। फिर उन्होंने आपस में जो गपशप की, मैं जैसे एक रिपोर्टर के तौर पे उसको कवर करता रहा। फिर मैंने उसको लिखा, उनकी एक्सक्लूसिव सेशन हुए, तस्वीरें बनी उनकी सारी। तो जब वो टाइटल छपा, यकीनी बात है पीसीबी एकदम से कि ये क्या हुआ ना, क्योंकि वो तो नहीं चाहते क्रिकेटर किसी और तरफ लग जाए। लेकिन जब के लगे होते हैं लगे होते हैं तो कहते हैं ना, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया। तो लेकिन उसने, अब्दुल रज़ाक ने बहुत एंजॉय किया। और अब्दुल रज़ाक का मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनका एक स्टेज वालों के साथ एक खास ताल्लुक है। वो बहुत उनके, उसकी क्या वजह है? अब हर एक अपना एंजॉय करते हैं ना। अच्छा। देखें ये उसके बारे में इनसे पूछें जरा, ये गैंग है पूरा, अब्दुल रज़ाक, इमरान नज़ीर, अलीम डार, मैं कप्तान जी दसो। जो हमारे कप्तान जी थे ना अज़हर ज़ैदी साहब, वो इनकम टैक्स में थे जी। तो उनको पास जो इनके जो शोबा था वो इन्हीं फनकारों के साथ ही था। सही। इनके प्रोग्राम वगैरह जाके देखते थे, तो वहाँ पे जो टैक्स जो मामला था वही देखते थे। तो फिर यही होता था कि कप्तान जी, मैं, रज़ाक, इमरान नज़ीर, अलीम भाई वगैरह जो सारे थे वो जाके फ्रंट सीट पे होती थी हमारी। वहीं पहले बैक स्टेज पे मिलते थे, बाद में मिलते थे। काफी कैसर साहब के पास बड़ी बातें, मगर यहीं पे क्लोज करते आगे चलते। अच्छा, अब्दुल रज़ाक साहब को क्या फिर कोई मसला तो नहीं पेश आया आईसीसी की तरफ से? मेरा ख्याल है वार्निंग मिली थी कि आइंदा एहतियात करें, आइंदा से इंटरव्यू, क्योंकि वो कहते क्रिकेट में फोकस करें। क्रिकेट पे फोकस करें। अच्छा, शुएब अख्तर के, शुएब मलिक के मुतालिक भी आपने कहा कि वो काफ़ी तन्हाई पसंद है, लेकिन वो मुझे शुएब अख्तर के बारे में आपने कहा कि वो तन्हाई पसंद है, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं देखिए, मैं जब ऑन ईयर कोई बात कर रहा हूँ ना तो वो आसान नहीं है। आप ऐसी बात नहीं कर सकते जो हकीकत ना। और मेरा आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि यहाँ भी था तो हमेशा ट्रू जर्नलिज्म की, और वहाँ भी हूँ तो ऐसे ही काम किया है। तो माशाल्लाह नजर ही आ रहा है कि ट्रू जर्नलिज्म है। तो उसमें क्या होता है कि अब शुएब अख्तर का मैं भी आमिर से शेयर कर रहा था बाहर, एक बहुत से वाक़यात हैं। असल में शुएब के साथ जो कहते हैं ना कि एक उनके कमरे में बहुत वक्त गुजरा है माशाल्लाह। शुएब का ये होता था कि हम लोग जब कज़ाब स्टेडियम में मैं कवरेज के लिए जाता था, ये प्रैक्टिस के लिए जाते थे, तो बाज़ का शुएब कहता था कैसे सब इकट्ठे चलें, साथ चले मेरे ना। हम लोग जो इनके प्लेयर्स की बस होती थी उसमें बैठकर बाज़ का ये ड्राइव कर रहा था, हम आ जाते थे पल कॉन्टिनेंटल में। तो इसमें शुएब का हमेशा से ये रहा है कि मैं समझता हूँ जो फास्टेस्ट बॉलर है ना, उनमें कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आम बंदे में नहीं होती, यानी कि आम प्लेयर्स में नहीं होती। एग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, चाहे वसीम अकरम को ले लें। अगर एग्रेशन नहीं है तो वो अच्छे बॉल नहीं कर सकते बिल्कुल ऐसे ही है। और एग्रेशन इनको मिलता है तन्हाई से, क्योंकि जब आप अपने आप से बात करते हैं ना, इससे हमारे मैंने चूँकि मास कम्युनिकेशन मास्टर किया तो उसमें इंट्रापर्सनल एक कम्युनिकेशन होता है जब आप अपने आप से बात करते हैं। तो तन्हाई में अपने आप से बातें करना अच्छा लगता है। ये शुएब अख्तर हैं उस टाइप के ना। एक जिम का इनको बहुत शौक था कि बहुत मुश्किल से ये जिम को स्किप करते थे, यानी कि बहुत फिटनेस का था शौक ना। और शुएब में जो तीसरी चीज़ थी ना वो था कि यानी कि अगर ये मेरा दोस्त है तो मेरा है। अच्छा, पोजेसिवनेस पे बहुत पोजेसिव, हाँ। और मेरा चूँकि स्पोर्ट्स मतलब मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर था तो मेरा सबसे मिलना होता था। लेकिन वो ये होता है कि जो प्लेयर्स आपसे ज़्यादा मिलते हैं वो समझते हैं कि ये मेरे साथ ज़्यादा ताल्लुक है। जैसे शाहिद अफरीदी हैं, इनसे बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती थी हमारी पल कॉन्टिनेंटल में, सनफोर्ड लिबर्टी में भी बहुत मुलाकातें होती थी। तो शुएब अख्तर का ये था कि वो नहीं चाहता था कि मतलब एक जो बंदा वो हर एक से ताल्लुक हो, और हमारा रिपोर्टिंग में ज़रूरी है कि हमने हर एक से मिलना होता है। तो उसमें एक ऐसा वाक़या हुआ था कि एक मरतबा शुएब अख्तर मुझे कज़ाब स्टेडियम से साथ लेकर आए। हम लोग कमरे की तरफ जा रहे थे, पल कॉन्टिनेंट की जो लिफ्ट है उसमें से हम निकले और आगे से अज़हर महमूद आ रहे थे, जिस वक्त हमारे बॉलिंग कोच भी हैं मेरे ख्याल। हाँ जी, अब तो हेड कोच हैं जी इस वक्त, आरजी तौर पर। तो इनके पास पजेरो होती थी एक दोनों। इनका भी बल्कि याद करिए, मैं आपको बताऊंगा छोटा सा वाक़या ना अज़हर महमूद का। तो उसमें अज़हर उधर से आ रहे थे और मैं, अच्छा थोड़ा सा इनसे मेरा जो इन दो प्लेयर से ज़्यादा ताल्लुक हुआ ना, मेरी वालदा का ताल्लुक इस्लामाबाद से है, तो ये दोनों भी पिंडी से हैं। ठीक है। तो वो जो ज़ुबान वहाँ बोलते हैं वो मैं भी थोड़ी बहुत बोल लेता था। तो उसमें एक था कि वो एक आप ज़्यादा कुर्बत हो जाती है किसी प्लेयर के साथ ना। तो मैं शुएब के साथ आया था, शुएब का था कि कैसर ने मेरे साथ वक्त गुजारना, यानी हमारा गपशप करेंगे बैठ कर, और ऐसी ऐसी शुएब बातें बताता था जो शायद किसी बहुत कम लोगों की नॉलेज में होंगी। अच्छा। इसके जो
गर्लफ्रेंड्स थी या जो भी थी, मतलब वो भी बातें हमारी होती थी। तो उसमें वो खैर मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, आप कर चुके हैं। मेरा हम भी आए हुए हैं। इस वक्त मुझे लग रहा है कि भाई आए हुए हैं। तो उसमें अज़हर आए वहाँ से सामने से। अब अज़हर का ताजी और कैसर साहब किधर हैं, बड़े अरसे बाद नजर आए ना। अज़हर ने मेरी बात नहीं सुनी कि मैं किधर जा रहा हूँ, किस लिए यहाँ पर आया हूँ। हाँ। अज़हर ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले गए ना। और मैं उनसे कह रहा हूँ कि यार वो मैंने शुएब से मिलना है, बात करनी है ना। अज़हर ने नहीं सुना। तो उसके बाद मुझे अज़हर ने जो भी बात करनी थी उनके कमरे में वो बैठे बात करते रहे। तो जब मैं वहाँ से वापस आया ना, हाँ। और मैं शुएब के कमरे की तरफ गया तो कमरा लॉक था। तो मैंने सोचा कि शायद शुएब कहीं गए होंगे, सही इंतज़ार नहीं किया। लेकिन उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि शुएब के रवैये में फ़र्क आ गया। अच्छा। यानी कि वो इतनी सी बात है ना कि भी मेरे साथ आए हैं, हाँ। और मुझे छोड़कर आप किसी और के साथ चले गए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अज़हर की जो ग्रिप है वो तो दुनिया जानती है कि कितना मजबूत बंदा है वो ना। हाँ। और मैं कोशिश के बावजूद अपनी वो ग्रिप नहीं छुड़ा सका उनसे। तो वो उसके बाद हमारे ताल्लुकात में ना थोड़ा फ़र्क आया। अच्छा, और उस वक्त मेरा भी प्रोसेस चल रहा था बाहर जाने का, तो मतलब इतना ताल्लुक़ नहीं रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज से कोई 2-3 साल पहले मैंने शुएब को कॉल किया। मुझे नंबर कहीं से मिला शुएब का, तो मैंने कॉल किया। उसने कॉल पिक की और हमारी थोड़ी सी बात भी हुई। तो मैंने शुएब से पूछा कि आप क्यों नाराज़ हैं मुझसे ना, मतलब क्या बात है सुनिए ना। तो शुएब ने कहा नहीं कैसा सब कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने फ़ोन नहीं पिक किया। उनका नंबर मेरे पास है लेकिन वो पिक नहीं होता। अच्छा, मैं आपको शुएब साहब के हवाले से ना जो इंटरव्यूज़ की बात की 2003 के। हाँ, सब होल्ड करें प्लीज़, को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से क्रिकेट की सूरत हाल जारी है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आमने सामने हैं, तो वर्ल्ड कप आगे आ रहा है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या हमारी कंडीशंस को देखते हुए, हमारी मैनेजमेंट के फैसलों को देखते हुए और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए हम वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपने फिनिश किया था लास्ट वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, वहाँ से ही आपने अपना दोबारा आगाज किया है। और वही जो मिस्टेक्स हैं वो बार बार रिपीट की जा रही हैं। उसी तरीके से सिलेक्शन की जा रही है, ना कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, ना कोई विजन है, और ना कोई स्ट्रेटजी नजर आ रही है इनके फैसलों में। आपको T20 जो शॉर्ट फॉर्मेट होता है, जो यंगस्टर्स के लिए होता है, और उसके बाद स्पेशली जो अभी न्यूजीलैंड की टीम आई है, बिल्कुल सी ग्रेड टीम, आप जिसमें उनकी 8 या 10 जो टॉप प्लेयर्स हैं वो मिसिंग है, तो उसके खिलाफ भी आप जो अपने पास जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनको आप वापस लेकर आ गए। फिर उसके बाद आउट ऑफ वे जाकर आप सिलेक्शन कर रहे हैं। फिर ऐसे प्लेयर्स को आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो पिछले 2-3 साल से जिनका पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। वर्ल्ड कप में आपको शिकस्त हुई, एशिया कप में शिकस्त हुई, आप वाइट वॉश हुए ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से 4-1 आप सीरीज आ रहे, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आप होम सीरीज में शिकस्त खा गए। तो चेंजिंग किधर है, विजन किधर है, स्ट्रेटजी किधर है, रिप्लेसमेंट प्लान किधर है आपका? तो ऐसी तो कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही, कोई विजन, कोई लॉन्ग टर्म। आप बजाय इसके कि आप नए लड़कों को चांस से कोई रिप्लेसमेंट उनकी लाएं जो पुराने हैं, कोई बंच आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो, आप फिर पुराने पॉकेट्स वापस ला रहे हैं और तीसरी टीमों के खिलाफ उनको चांस दे रहे हैं। तो वो भी आप उस टीम के खिलाफ फिर दोबारा यहाँ पर आ रहे हैं जिसमें 10 मेन स्ट्रीम प्लेयर भी शामिल नहीं है। तो फिर आपके वर्ल्ड कप में जब आपकी जो मेन स्ट्रीम टीमें आएंगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका या बाकी टीमें हैं, तो उनके खिलाफ तो फिर आपको मेरा ख्याल है कि मुश्किल ही है कि पाकिस्तान का कोई चांस नजर आ रहा है। बिल्कुल सही। रऊफ साहब, अभी जैसे आपने गुफ्तगू की, शायद आपका भी इस हवाले से उनका अपना एक मशवरा था कि हमें स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रऊफ साहब से आप जवाब इसका लीजिएगा। रऊफ भाई, मैं आपका थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ, 30 सेकंड 1 मिनट का। जी शादाब साहब ने क्या कहा है? स्ट्राइक रेट बेहतर बनाने की ज़रूरत है हमें। किसको, ये कौन कह रहा है? शादाब कह रहे हैं ना। इनको अब पता चला है? मतलब ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, आप पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, आप पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं। हाँ। भाई क्या बात है कि हमें बेहतर बनाने की जरूरत है? जवाब दें, आपने अभी तक बनाया क्यों नहीं है? स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ क्यों नहीं है आपका? मतलब आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ? ये कह देना आगे बहुत आसान है कि हमें कॉम्बिनेशन है, रोटेशन पे वो जाएगा। ये किसको आप बेवकूफ़ बनाते हैं? ये पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला ये गलत बयानी है, क्रिकेटर्स की, टीम मैनेजमेंट की। ये जितने लोग कोचिंग स्टाफ में बैठे हुए हैं, सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं, आपको बार बार बता रहा हूँ, इन सब के चेहरे, इनके बयानात, इनके अल्फाज, इनके फैसले याद रखें। ये आपको बाद में इन्हीं से पूछिएगा, इसका जवाब दें।
किसी टॉप क्रिकेटर को ये आके बताना चाहिए जी हमें अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाना पड़ेगा? बड़ी भाईजान टीमों के खिलाफ। आपने बताना है अब तक हुआ क्यों नहीं, कौम को ये जवाब चाहिए कि स्ट्राइक रेट बेहतर क्यों नहीं हुआ। अगर आप नंबर्स की बात कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान टीम का थिंक टैंक रहे हैं, आप बताएं आपके बैटिंग ऑर्डर फिक्स क्यों नहीं है? आप कैसे इफ्तिखार से पहले बैटिंग के लिए आ जाते हैं? क्यों इफ्तिखार सबसे नीचे बैटिंग के लिए आता है? ठीक है, ये कौम को आपने ये बताना है, ये सवाल जो है ये आपको जवाब ये देने हैं। रऊफ साहब से ले लें जरा आप बात।